नमस्कार। चलिए आज एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। भारत में विधायी शासन के उस 90 साल के सफर पर, जो पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण से शुरू होकर 1947 की संपूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता तक पहुंचता है। ये समझना बहुत ही रोचक है कि कैसे एक एक कानून ने जुड़कर आज के आधुनिक भारत के संविधान की नींव रखी। अब स्क्रीन पर दिख रहे इन सालों को ना सिर्फ रटने वाली तारीखें मत मानिएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, जहां हर एक नया कानून पिछले वाले का सीधा नतीजा था। 1858 के ताज के शासन से लेकर 1947 की आज़ादी तक का ये सफ़र दरअसल एक क्रमिक विकास की कहानी है। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे सफ़र को इन 6 अहम पड़ावों में बांट दिया है। सीधा ताज शासन, प्रतिनिधित्व की धीमी शुरुआत, मार्ले मिंटो सुधार, द्वैध शासन, संघीय संरचना की नींव और अंत में स्वतंत्रता और संप्रभुता। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि शक्तियां समय के साथ कैसे शिफ्ट हुईं। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सीधा ताज का शासन यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखते हैं कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद चीजों ने कैसे पलटी खाई। यहाँ सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण होना वाकई दिलचस्प है। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता की पूरी बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली। मतलब ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। गवर्नर जनरल अब सीधे भारत का वाइसरॉय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। साथ ही प्रशासन के लिए भारत के राज्य सचिव का एक बिल्कुल नया पद बनाया गया, जिसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों वाली परिषद भी बनाई गई। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स 1861 और 1892। पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद सत्ता का ये स्वरूप बहुत धीरे धीरे और हिचकिचाहट के साथ बदलना शुरू हुआ। ये बदलाव रातों रात नहीं हुए। देखिए कैसे 1861 में पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। फिर सालों बाद 1892 में जाकर बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, वो भी 6 दिन पहले नोटिस देकर। और अंत में 1909 में जाकर पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की आज़ादी मिली। मतलब एक एक कदम बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ठहरिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी था। प्रतिनिधित्व तो मिल रहा था, लेकिन असली पावर अभी भी ऊपर ही बैठी थी। कैसे? 1861 के एक्ट ने वाइसराय को इमरजेंसी में सीधे 6 महीने तक के लिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी थी। सोचिए, एक तरफ सुधार और दूसरी तरफ इतना कड़ा नियंत्रण। खैर, अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे चैप्टर पर, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये वो समय था जिसने भारत के प्रशासनिक स्वरूप को काफी हद तक बदल कर रख दिया। यहाँ एक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इतिहास में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को जगह मिली थी। कानून बनाने से लेकर वास्तविक प्रशासन चलाने तक एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन इसी एक्ट के साथ एक और चीज शुरू हुई, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट। इस पैटर्न पर गौर कीजिएगा। 1909 में इसे सबसे पहले मुस्लिमों के लिए लाया गया था। फिर 1919 में इसका दायरा बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक कर दिया गया। और 1935 आते आते दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आगे चलकर बहुत गहरा होने वाला था। अब 20वीं सदी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यहीं पर प्रत्यक्ष चुनाव और उत्तरदायी शासन जैसे कॉन्सेप्ट सामने आए। आगे बढ़ने से पहले डायार्की यानी द्वैध शासन प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है ना? दरअसल इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। प्रशासन चलाने का ये एक बिल्कुल नया और काफी उलझा सा प्रयोग था जो प्रांतों में लागू किया गया। और हाँ, 1919 के इस एक्ट में एक और दिलचस्प शर्त रखी गई थी। ये तय हुआ कि ठीक 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। उसका काम क्या होगा? इसी कानून की कार्यप्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा करना और अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपना। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें और शायद सबसे अहम अध्याय की, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहीं से एक अखिल भारतीय संघीय संरचना की असल नींव पड़ी। इस बदलाव को जरा ऐसे समझिए, 1919 में जो द्वैत शासन या डायार्की प्रांतों में लागू हुई थी ना, 1935 के एक्ट ने
उसे वहां से पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह इस सिस्टम को सीधे केंद्र में लागू कर दिया गया। सत्ता के प्रशासनिक ढांचे में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और सिर्फ शासन का ढांचा ही नहीं बदला। 1935 के इस एक्ट ने हमें कई ऐसी संस्थाएं दी जो आज भी मजबूती से खड़ी हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के तहत हुई। 1937 में संघीय न्यायालय बना। इसके अलावा भारत का नक्शा भी भौतिक रूप से बदला। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और सिंध तथा उड़ीसा नाम के 2 बिल्कुल नए प्रांत बनाए गए। और आखिरकार इन तमाम ऐतिहासिक कड़ियों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी मुकाम पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत को एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत का सम्राट वाली वो ब्रिटिश शाही उपाधि इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दी गई। अब जरा सोचिए, 1858 के उस पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण से लेकर 1947 की संपूर्ण आज़ादी तक का ये सफ़र वाकई अद्भुत है। इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल जो जहन में ज़रूर आता है कि आपके हिसाब से वो कौन सा एक विशिष्ट अधिनियम था जिसने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का काम किया। इस बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।